25 जुलाई 2001 दिल्ली का 44 अशोका रोड, फूलन देवी का निवास स्थान। दिन के 3 बजे फूलन देवी संसद से लंच के लिए अपने निवास पर पहुंची। वहां पर पहले से ही घात लगाए कुछ लोगों ने फूलन देवी को 5 गोलियां मार दी। दाग देते और भाग गए। यह हिंदुस्तान में होने वाली अनेक घटनाओं में से एक नजर आती है, पर यह कोई साधारण घटना नहीं थी। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया, क्योंकि इस बार जो हत्या हुई वह कोई साधारण महिला नहीं थी। जी हाँ दोस्तों, यह वह महिला थी जिससे कभी चंबल की घाटियां खौफ खाती थी। सदी की सबसे क्रांतिकारी महिला, जिसने अपने ऊपर हुए हर जुल्म से खुद को मजबूत बनाया और हारने के बजाय उन जुल्म करने वालों को सबक सिखाया। लेकिन फूलन देवी हार गई भारतीय सिस्टम से, जहां शहरों से ज्यादा चंबल के बीहड़ सुरक्षित हैं। जब समाज व देश सुरक्षा न दे सके तो सवाल तो उठेंगे ही। दिन दहाड़े यह फूलन देवी की मौत नहीं थी, यह मौत थी देश के सिस्टम की, देश के संविधान की। देश में छिपे भेड़िए जो सिस्टम और संविधान की आड़ में देश को लूटते हैं, उन भेड़ियों को ये कैसे पसंद आता कि चंबल की एक शेरनी इन भेड़ियों का शिकार करे। क्या थी फूलन और कौन सी मिट्टी की बनी थी? सैकड़ों जुल्म सहन करने के बाद भी न कभी टूटी न कभी हारी, और जीते जी जुल्म करने वालों को ललकारती रही। आइए जानते हैं फूलन देवी की असली कहानी। फूलन का जन्म कानपुर देहात के घोड़ापुरवा नामक छोटे से गांव में 10 अगस्त 1963 को हुआ था। फूलन की 4 बहनें, एक छोटा भाई, माता पिता परिवार में थे। फूलन के पिता के एक भाई और थे। इन दोनों के बीच 40 बीघा जमीन थी। फूलन के पिता सीधे साधे व पढ़े लिखे नहीं थे। फूलन के चाचा पढ़े लिखे थे। फूलन के चाचा और चचेरे भाई ने फूलन की जमीन षड्यंत्र कर 37 बीघा अपने नाम करवा ली और 3 बीघा फूलन के पिता को दे दी। इस जमीन के कारण परिवार में झगड़ा हुआ और फूलन ने अपने चचेरे भाई का ईंट मारकर सर फोड़ दिया। फूलन के रोज रोज के लड़ाई झगड़े और गांव वालों की शिकायतों से तंग आकर फूलन के पिता ने फूलन की शादी ये सोचकर कर दी कि शायद फूलन की कुछ शिकायतें कम हो जाएंगी और 5-6 साल बाद गौना कर देंगे। शादी के समय फूलन 11 साल की थी और उसका पति 35 साल का। सो पति नहीं माना और जल्दी गौना करवा कर फूलन को ससुराल ले गया। पति फूलन के न चाहने पर भी जबरदस्ती करने लगा और यह सिलसिला रोज रोज का हो गया। फूलन बीमार रहने लगी। अबे तक पसरी पड़ी है, बकरियां कौन चराओगे मैं? और एक दिन ससुराल छोड़कर मायके आ गई। मायके आने पर भी फूलन की परेशानियां दूर नहीं हुई। यहाँ गांव के दबंगों के लड़के फूलन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगे। अक्सर गांव में उच्च जातियों के लोग निम्न जाति की लड़कियों के साथ सैकड़ों वर्षों से करते आ रहे हैं और ये निम्न जाति की लड़कियां चुपचाप ये जुल्म सहन करती आ रही हैं। पर फूलन ने इन दबंगों को जवाब दिया। एक दिन सरपंच के लड़के ने जबरदस्ती करने की कोशिश की तो फूलन ने सरपंच के लड़के का थप्पड़ों से मुंह लाल कर दिया। दबंगों को बहुत बुरा लगा। पंचायत बुलाई गई और सरपंच के लड़के को सजा देने की बजाय फूलन को गांव छोड़कर चले जाने को कहा। ये मोड़ी अपने मोड़न को बिगाड़ दे ही देवी थी।
अब और नहीं झेल सकत ये गांव इसको। फूलन अपने फुफेरे भाई कैलाश के यहाँ रहने चली गई। इसके बाप को मारो और गांव तक निकाल दिया जाए। कोई ना बेचारी को तो मेरे घर रह रही है आजकल। फूलन का चचेरा भाई फूलन के रहते हुए फूलन के खेत पर कब्जा नहीं कर पाया था। उसको मौका मिल गया और फूलन के खेत पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया। फूलन का फुफेरा भाई कैलाश फूलन को बाबू गुर्जर के पास ले गया। फूलन का यहीं से डाकुओं से परिचय हुआ। जिसे रंजाना था हम कौन है? डाकू और को। और जब फूलन को मालूम पड़ा कि उसके चचेरे भाई ने उसके खेत पर कब्जा कर लिया है तो वह कैलाश के घर से अपने गांव आ गई। फूलन! कोई बात सुन फूलन! देख तो घुसने ना देंगे गांव में ठाकुर लोग। गांव पहुंचने पर फूलन के चचेरे भाई ने पुलिस को सूचना दे दी कि फूलन डाका डालती है और इसके घर पर चोरी का सामान है। पुलिस फूलन को पकड़कर थाने ले गई। 2 दिनों तक थाने में रखा और थाने में ही पुलिस वालों ने फूलन के साथ बलात्कार किया। डाकू पड़ा तो कल रात अशोक चंद के घर में। हमें का कांटे लग रहे हैं। और 2 दिनों बाद धमका कर छोड़ दिया। चल भगवान औलाद ने पर मुड़ी कबू न दे। थाने से छूटने के बाद फूलन घर आ गई। फूलन के चचेरे भाई ने फूलन को रास्ते से हटाने के लिए डाकुओं की गैंग को 10,000 रुपए दिए। बाबू गुर्जर और विक्रम मल्लाह उस समय गैंग चला रहे थे, पर गैंग के असली सरदार थे श्री राम और लाला राम, जो उस समय जेल में सजा काट रहे थे। गैंग के असल मुखिया ठाकुर श्री राम हैं। बाबू गुर्जर और विक्रम सिंह की गैंग फूलन के घर पहुंची और फूलन के भाई को पकड़ लिया। फूलन कहीं नहीं हो, सामने आ जा। तेरा भाई मेरे कब्जे में है। भाई को बचाने के लिए फूलन सामने आ गई और कहा, भाई को छोड़ दो, मैं साथ चलती हूँ। बाबू गुर्जर और विक्रम मल्लाह फूलन को पकड़कर बीहड़ में ले गए और फूलन को मारने के बजाय बाबू गुर्जर फूलन को अपनी हवस का शिकार बनाने लगा। विक्रम मल्लाह से जब ये सहन नहीं हुआ और एक दिन मौका पाकर बाबू गुर्जर को मौत के घाट उतारकर गैंग का मालिक बन गया। फूलन अब विक्रम मल्लाह के साथ रहने लगी और दोनों ने शादी कर ली। उधर श्रीराम और लाला राम जब अपनी सजा पूरी कर वापस गैंग में आए तो बाबू गुर्जर की हत्या से बहुत नाराज हुए। क्या नाम है? विक्रम मल्लाह। मल्लाहों का कब्जा हो गया आपकी गैंग पे। बाबू गुर्जर की हत्या का दोषी वह फूलन को ही मानते थे और एक दिन मौका पाकर श्रीराम और लाला राम ने विक्रम मल्लाह की हत्या कर दी। और फूलन को पकड़कर बेमई गांव ले गए। बेमई गांव में श्रीराम लाला राम ने फूलन को 22 दिनों तक बंधक बनाकर रखा, जहां पर पूरे गैंग के लोगों और गांव के दबंग लोगों ने लगातार फूलन के साथ बलात्कार किया। एक दिन तो फूलन को पूरे गांव में नंगा कर घुमाया गया, नंगा करके कुएं से पानी भरवाया गया। 22 दिनों की यातनाओं के बाद फूलन गिरोह के ही एक सदस्य मान सिंह की मदद से बेबई से भागने में सफल रही। मान सिंह फूलन को फक्कड़ बाबा की गैंग के पास ले गया। फक्कड़ बाबा की गैंग उसूलों वाली थी और वह गरीबों पर अत्याचार करने वालों को सबक सिखाती थी।
फक्कड़ बाबा को जब ये मालूम पड़ा कि फूलन के साथ लाला राम और श्री राम गैंग ने घोर अत्याचार किया है, उन दोनों ने मेरे संग मजाक क्यों है? मैं नंगी करके पूरे गांव में कुएं में भेजो। बस मालूम है मुझे। तो वह अपनी गैंग के सदस्यों को हथियारों के साथ फूलन को सौंप दिया। हमारी गैंग में कौन कौन जाके साथ हैं? मैं हूँ जाके साथ। मैं भी हूँ। तो मिल गया एक पार्टनर तुझे, जा बना ले गए। अब फक्कड़ बाबा की गैंग के 20-25 खतरनाक डाकू फूलन के साथ आ गए बाबा मुस्तकीम के। और फिर 14 फरवरी 1981 को दिन के 4 बजे फूलन ने बेहमई गांव को चारों तरफ से घेर लिया। उस समय गांव में शादी समारोह चल रहा था। फूलन ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई। गोलियों के डर से सब गांव वाले घरों में छुप गए। फूलन ने ऐलान किया कि गांव वालों, हम लाला राम और श्री राम को लेने आए हैं, तुमसे हमारी कोई दुश्मनी नहीं है। हम जहाँ श्री राम लाला राम को लेने आए हुए हैं, हमें पता है वो यही कहीं छुपे हुए हैं। जब श्री राम और लाला राम नहीं मिले तब घर घर की तलाशी ली गई और गांव में जो भी जवान लड़के थे उन सबको बाहर निकाल कर लाया गया और फिर सबको नदी की तरफ चलने को कहा। फिर उनको सिर नीचे करके बैठने को कहा गया। उसके बाद जय भवानी के नारे के साथ ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई गईं। उसके बाद एक एक आदमी को चेक किया गया कि कहीं जीवित तो नहीं। उसके बाद नजदीक से गोली मारी गई। 20 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। 6 घायलों में से 1 जीवित बचा, बाकी सब मारे गए। बेमई की इस घटना के बाद फूलन अब बैंडिट क्वीन बन गई और अब चंबल भी बैंडिट क्वीन के नाम से कांपने लगा। पुलिस 2 साल तक बैंडिट क्वीन को पकड़ने के लिए बीहड़ों की खाक छानती रही, पर फूलन को पकड़ना तो दूर सुराग तक नहीं लगा सकी। और फिर 1983 में फूलन ने अपनी शर्तों पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। (1994) में फूलन पर लगे आपराधिक मामले तत्कालीन मुलायम सरकार ने वापस ले लिए और 1996 में समाजवादी के टिकट पर पहली बार मिर्जापुर से सांसद बनी। 1998 में दोबारा सांसद बनी। 25 जुलाई 2001 दिल्ली के 44 अशोका रोड स्थित उनके निवास पर उनकी हत्या कर दी गई। एक बैंडिट क्वीन जिसकी हिंसा से खुद पूरा चंबल कांपता था, हिंसा छोड़ने के बाद खुद हिंसा का शिकार हो गई। फूलन देवी के हिंसा छोड़ने के बाद हिंसा से मार देने वाला एक कायर व्यक्ति है। बहादुरी तो तब होती जब चंबल के बीहड़ों में जाकर फूलन से टक्कर लेता। हिंसा छोड़ने के बाद हिंसा से मारना बहादुरी नहीं, कायरता है। और इस समाज में जब तक ऐसे कायर व्यक्ति हैं तब तक फूलन जन्म लेती रहेंगी इन कायरों को जवाब देने के लिए। हम अगले जन्म में भले ही जानवर बन जाएं पर इस तरह की मतलब औरत नहीं बनना। सीता के कारण इतने बड़े जो रावण का आज तक पुतला फूंकते हैं, यही कसूर था कि खाली एक औरत को उठा ले गया तो आज तक पुतला फूंकते हैं। मैंने क्या बुरा किया? मेरे साथ भी ऐसे रावणों ने अत्याचार किया, मैंने उन रावणों को जवाब दिया।